बिजनेस आइडिया सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग के अंदर कई आइडिया आते हैं, वो कैसे वो बिजनेस करता है, कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ता है। उस कड़ी के अंदर हम आपको आज मिलवाते हैं यहाँ के बीकानेर के सराफा बाजार के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी श्री कृष्णलाल ज्वेलर्स के श्री सुनील जी सोनी से, जो यहाँ के सराफा व्यापार के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस तरह सराफा बाजार की जो परिस्थितियां हैं कोरोना काल के बाद में वो कैसे बदली है और व्यापार करने के तरीके कैसे बदले हैं। ये सारी चीज़ों पे हम उनसे आप चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष और मेहनत किया और कैसे क्या उन्हें विरासत के अंदर मिला था, क्या उन्हें अपनी मेहनत के आगे उन्होंने कुछ पाया था। नमस्कार सुनील जी सोनी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ बीकानेर के रहने वाले हैं। ये जो ज्वेलरी का व्यापार है, ये आपका पुश्तैनी व्यापार है या आपने इसकी शुरुआत की थी? देखिए सर, ये हमारा पुश्तैनी व्यापार है। मेरी 7वीं पीढ़ी हो गई मेरे को व्यापार करते हुए और मेरे बच्चे भी इसी व्यापार में, उनकी 8वीं पीढ़ी हो गई व्यापार करते हुए। तो ये हमारा पुश्तैनी व्यापार है और हम बीकानेर से जुड़े हुए हैं और हम बीकानेर के ही हैं। तो हमने बीकानेर कभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ के जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद, पूना, यहाँ सब व्यापार किया है और उन्नति भी की है, लेकिन हम लोगों ने बीकानेर को ही अपना पहले सुना है और बीकानेर को ही सुनते हुए, यहाँ के कारीगरों को सहारा देते हुए, यहाँ का व्यापार आगे बढ़ाते हुए काम किया है। तो हमारा पुश्तैनी व्यापार है चूँकि, इसलिए हमें सीखने की तो ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि हम धीरे धीरे बचपन से ही देखते रहते हैं। फादर साहब को देखे, दादाजी को देखे, उनके पिताजी को भी देखे, तो धीरे धीरे व्यापार हमारे रगों में आ जाता है। और हमने बचपन से ही सोने चांदी में व्यापार करते हुए देखा है, हीरे में भी देखा है, तो हमें ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं रही है और हम उसको देखते हुए सीखे व्यापार सीखते सीखते हमने यहाँ डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट करने के बाद में व्यापार का फिर हमने एक अपना ऑफिस 2001 में दिल्ली में डाला, जहाँ हमारे भाई साहब रहते हैं राजेश जी सोनी। उसके बाद में हमने जयपुर में 2006 में जयपुर में ऑफिस डाला, MI रोड पे हमारा ऑफिस है। और डायमंड कुंदन मीना पोल की होलसेलिंग करते हैं और रिटेल में यहाँ हमारे 3 शोरूम भी है। ठीक है, और जो डायमंड कुंदन मीना पोल की है वो मुख्य बीकानेर का व्यापार है। आज कोई भी बड़ी शादी होती है दुनिया में, कहीं पे भी इंडियन शादी होती है, बड़ी शादी होती है, तो डायमंड खरीदने के बाद में उसका जस्ट डायमंड कुंदन मीना पोल की का ही व्यापार होता है। सेकंड चॉइस उसकी कस्टमर की वही रहती है कि मेरे को डायमंड से हटके क्या लेना है, तो कुंदन मीना पोल की ही लेना है उसको। तो वो व्यापार बीकानेर का है, प्रॉपर बीकानेर का व्यापार है ये। यहाँ ट्रेडिशनल टाइप से इसका काम होता है, पूरा हैंड प्रोसेस है, हैंडीक्राफ्ट है पूरा आज से। इसमें कोई प्रकार के जैसे मशीनरी टूल वगैरह काम में नहीं आते हैं। जो भी पुराने औजार हैं वही काम में आते हैं और मशीनरी का इसमें कहीं पे भी कोई भी रोल नहीं है। पूरा जैसे आज एक कुंदन मीने का एक सेट बनता है तो कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं उसको बनने में, और उसकी लेबर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसको वो बनने में बहुत समय लगता है। और उसकी फिनिशिंग आप देखोगे तो नायाब तरीके की फिनिशिंग होती है। उसमें पीछे बैक में मीना होता है जो हाथ से किया हुआ रहता है, उसके बाद में आगे डायमंड पोल की लगी रहती है, उसके बाद में कुंदन से उसकी पैकिंग होती है। सारी होने के बाद में वो तैयार होता है। तैयार होने के बाद में जब जो भी वेडिंग्स होती है उनमें मुख्यतर कुंदन मीने के ही सेट पहने जाते हैं, जिससे कि जो भी दुल्हन होती है उसका गेटअप 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका गेटअप और उसकी चीज़ देखने से, उसकी सुंदरता देखने से बनती है। ये मुख्य बीकानेर का व्यापार है। यहाँ कम से कम 10,000 कारीगर है बीकानेर में जो डायमंड कुंदन मीने पोल की का काम करते हैं। और ये डायमंड कुंदन मीना पोल की है जो मुख्य रूप से बीकानेर का 80% जहाँ भी दुनिया में इसकी मार्केटिंग होती है तो इसका होल्ड बीकानेर के पास में है। जैसे कि पापड़ भुजिया का होल्ड बीकानेर के पास में, नमकीन का होल्ड बीकानेर के पास में, जैसे वूलन धागा है तो वो भी बीकानेर के पास में, जैसे आज अपने वाइट क्ले है जो भी निकलती है तो वो भी बीकानेर का व्यापार में होल्ड है। जहाँ मोरबी में वगैरह में ये वाइट क्ले जाती है, उसके बाद में इनकी टाइल्स है, WC है, या जो क्रॉकरी है वो बनती है, तो उसमें भी ओल्ड बीकानेर का है। तो बीकानेर नाम ज़रूर छोटा है
लेकिन बहुत सी चीज़ों में इसका होल्ड है आज के टाइम में, जो एक अपने आप में एक अद्भुतता है बीकानेर की, कि इतना छोटा पैलेस होने के बाद में भी यहाँ इतने व्यापार की होल्डिंग है, जो एक अपने आप में बीकानेर को मान्यता देती है, ख्याति देती है, वर्ल्ड में ख्याति देती है। हालांकि लोग बीकानेर को शहर नहीं मानते, गांव मानते हैं, लेकिन हम लोग जो बीकानेर में रहते हैं वो इसको शहर से भी बड़ा शहर मानते हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश यहाँ की है, हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है, हमारी जवानी यहाँ पे गुजर रही है, ठीक है। और जो भी चीज़ है, व्यापार है, वो भी हम यहीं से सीख के आगे बढ़ा रहे हैं, बीकानेर का नाम रोशन कर रहे हैं, बीकानेर को धीरे धीरे एक अपने दुनिया में एक प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं टिल टाइम में। जैसा आपने बताया पैदाइश यहाँ पे आपका ये पुश्तैनी व्यापार है, तो शायद आपको उस टाइप का संघर्ष नहीं करना पड़ा जो नए व्यापार के लिए करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहते हैं जीवन का संघर्ष एक अद्भुत मिसाल पेश करता है अपने जीवन के अंदर कि अभी संघर्ष किया और व्यक्ति आगे बढ़ता है, और संघर्ष जीवन का एक ऐसा हथियार होता है जो सफलता की ओर आप व्यक्ति को लेके जाता है। तो आप अपने जीवन में किस तरह का संघर्ष देखने को मिला आपको, और कैसे आप आगे बढ़े थे जीवन के अंदर, आपने शिक्षा दीक्षा कैसे प्राप्त की थी? देखिए, शिक्षा दीक्षा तो जैसे शिक्षा तो हमने बीकानेर में ही प्राप्त की है। हमारा लास्ट टाइम कॉलेज रामपुरिया कॉलेज रहा है, यहाँ से हमने बीकॉम फाइनल किया है। बीकॉम फाइनल करने के बाद में हमने सीधा शॉप पे ही एंट्री ली, और हमारे जो भी गुरु समझिए आप, फादर साहब समझिए, जो भी है वही है, हमने उनको परमात्मा की तरह ही पूजा है, और उनसे ही हमने सारी ये गुरु शिक्षा लेके ये काम प्रारंभ किया। और काम प्रारंभ करने के बाद में हमने बिल्कुल एकदम एक छोटी सी 10 बाई 10 की शॉप से स्टार्ट किया। आज हमारे 3 शोरूम हैं। धीरे धीरे 1990 से हमने इसको शोरूम टाइप में डाल के प्रोग्रेस करना शुरू किए। धीरे धीरे आज टिल टाइम में 30 सालों में 32 सालों में 3 तो शोरूम यहाँ बीकानेर में हो गए, दिल्ली में ऑफिसेज कर लिए, जयपुर में कर लिए, और कुंदन मीना डायमंड पोल्की के लिए हम हैदराबाद भी जाते हैं, जयपुर भी जाते हैं और बॉम्बे भी जाते हैं। वहाँ भी हमारी अच्छी डीलिंग होती है, वहाँ भी हमारे काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं और व्यापारी भी है जो होलसेलिंग भी करते हैं। तो इसमें एक अलग ट्रेंड होता है कुंदन मीना डायमंड पोल्की, जो हर एक के समझ की नहीं होती है। बाकी जो भी इसको समझता है तो वो इसको लाइकफुल करता है, टेस्टफुल करता है। और आज इसमें आपको 1 लाख रुपए से लेके ऊपर में आपको अगर 1 करोड़ का भी सेट चाहिए तो आपको रेडी मिलता है। आपको 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी चाहिए, जो रेंज चाहिए, उस रेंज में इसमें एक क्वालिटी रहती है और इसमें उपलब्धता मिलती है। उसके साथ ही आपने ये जानना चाहते हैं भी, जब आप बीकानेर में थे, आपने 3 शोरूम किए, बाहर भी आपने व्यापार को बढ़ाया, तो इस दौरान जो सामने आपके दिक्कतें हुई थी, जो सवाल आपके सामने थे ज़िंदगी से भरे हुए कि भाई बाज़ार की स्थिति परिस्थितियाँ भी आपके ऊपर जल्दी डिपेंड रहती है, तो आपने कैसे उन सब को संघर्ष करके आगे बढ़ाया था? देखिए सर, ये बात सही है कि हर आदमी एक संघर्ष करता है। हमने भी काफ़ी संघर्ष किए, क्योंकि सोने के और चांदी के भाव में काफ़ी अप डाउन रहा है, और ये अप डाउन हमारे सबसे बड़ा नुकसान का कारण बनता है। क्योंकि बना हुआ माल हम बेच देते हैं, जब पैसा आता है, हमारे रिटर्न पैसा आता है, उसके बाद में हम बनाने जाते हैं, तब तक भाव बदल जाते हैं, तो वो फिर व्यापार में नुकसान हो जाता है। तो ये क्या है, भावों की वजह से हमें काफ़ी मतलब अप डाउनिंग करके नुकसान उठाना पड़ा है हमेशा। तो इसका हमारे पास में कभी आज तक कोई सॉल्यूशन भी नहीं रहा है कि भावों को कैसे कंट्रोल किया जाए या भावों के लिए हमें क्या लड़ाई लड़ी जाए। ये हमारे आज तक हमारे भी समझ में नहीं है। इसका नुकसान हम टिल टाइम तक आज तक भुगतते आ रहे हैं। अभी कोरोना काल में भी इतना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कोरोना काल में जब व्यापार बंद हुआ उस टाइम 40-42 हज़ार के भाव थे। जब मार्केट खुला, व्यापार स्टार्ट हुआ, उस टाइम 50 हज़ार के भाव हो गए। तो ये ऐसे करके काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है, और कस्टमर से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे। तो वो इस चीज़ का अभी तक हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं बैठा है, ना अभी तक हमारे समझ में आ रहा है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है कि जैसे कोरोना काल की परिस्थितियों को आपने जिक्र किया, उसके साथ ही जैसे हॉलमार्क का भी अभी काफ़ी लोगों के बीच में आया कि बिना हॉलमार्क आप ज्वेलरी नहीं बेच सकते, तो उसका प्रभाव भी कहीं व्यापार में पड़ता है, जो रिटेल छोटे व्यापारी होते हैं उनके ऊपर?
नहीं, व्यापार में देखिए पड़ता तो है, लेकिन हॉलमार्किंग का तो सब व्यापारियों ने इंडिया लेवल पे भी समर्थन किया है। लेकिन हॉलमार्किंग के साथ में प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो रही है, जैसे एचयूडी नंबर है। आज एचयूडी नंबर से क्या होता है कि रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों की बिलिंग करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों के उसके नंबर मेंशन करने पड़ते हैं, ठेठ आगे से लेके पीछे तक नंबर को सेव रखना पड़ता है। ये किसी व्यापारी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हॉलमार्किंग में कुछ नियम सरल किए जाए, जिससे व्यापारी के लिए भी अच्छा हो और कस्टमर के लिए भी अच्छा हो। कस्टमर को अपना पूरा धन मिल रहा है हॉलमार्किंग के बाद में, और व्यापारी भी ये चाहता है कि हॉलमार्किंग के बाद में हमारी भी एक रेपुटेशन बनेगी, हमारे को उसकी कोई शिकायत नहीं रहेगी, कोई भी तरह का दूसरा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जिसके साथ ही आपने जैसे यहाँ पे सराफा व्यापार के आप अध्यक्ष भी हैं, तो उसके नाते हमें आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, भैया कितने छोटे मोटे ज्वेलर्स हैं जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, और उनके सामने क्या ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि उनको व्यापार करते हुए भी नुकसान होता है, या मार्केट की जो आपने उतार चढ़ाव बताया या हॉलमार्किंग का जो वजह बताया, तो क्या आप ऐसे डिमांड करना चाहेंगे हमारी सरकार से कि भाई जिससे व्यापार को सरल और सुगम बनाया जा सके? देखिए, हम सरकार से एक ही चीज़ से आपको करना चाहते हैं, एक तो जीएसटी में सरलीकरण हो, और जो हॉलमार्किंग आई है जिसमें जो नियम अभी जो बीएसआई के नियम से जो आम व्यापारी फॉलोअप नहीं कर सकता, उन नियमों में सरलीकरण हम चाहते हैं। और हॉलमार्किंग के लिए पूरे सराफा जगत का ही समर्थन रहा है, क्योंकि सराफा जो ओरिजिनल व्यापारी है वो कभी भी चोरी नहीं करता है, वो एकदम खुल के माल बेचता है, चाहे 22-20 का बेचे, चाहे 22-22 का बेचे, जो भी हो वो खुल के काम करता है और खुल के कस्टमर को बताता है कि इसकी क्वालिटी ये है, और वो क्वालिटी को मेंटेन रखता है, क्योंकि उसकी एक साख होती है, गुडविल होती है, गुडविल के तहत ही वो सारी चीज़ें एकदम अपने प्रूव रखता है। तो इन चीज़ों में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो नियम आ रहे हैं उसको सरलीकरण चाहते हैं, जिससे कि आम आदमी व्यापार कर सके। यहाँ बीकानेर में 1000 से 1200 दुकानें हैं जो ये गोल्ड और सिल्वर का व्यापार करती है, और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि हॉलमार्किंग सब रखना चाहते हैं, लेकिन उसके नियम नहीं समझ में आ रहे हैं, ना नियम अभी तक किसी के सीए और उनके पास में भी गजट वगैरह नहीं आए, तो ज़्यादा नियम किसी के समझ के भी नहीं है। इसके साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने कुंदन के व्यापार की बात बताई, तो ये व्यापार की दृष्टि से जो प्लेस जो बीकानेर है उसको आप जैसे गांव का भी दर्जा दिया है, छोटे शहर के रूप में भी आपने, तो इस व्यापार के लिए क्या प्लेस आपको लगता है, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, ये बड़े स्केल पर यहाँ पे व्यापार के जो चांसेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसके बनिस्बत बीकानेर में कम होते हैं, तो कहीं ये भी समस्या है कि नहीं यहाँ से व्यापारी लोग ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में जोधपुर, जयपुर, ये बड़े सिटी चुनने लगे? बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है कि यहाँ से कारीगर क्या होता है, अपना सामान तैयार करके वो जयपुर या दिल्ली या बॉम्बे, हैदराबाद इन पैलेसों पे जाके बेचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई एक्सपोर्टर है, ना यहाँ एक्सपोर्ट की कोई लाइन है, क्योंकि यहाँ जो जितने भी कारीगर हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन सरकार ने आज तक इन चीज़ों के बारे में, हमने काफ़ी एक स्वर्ण कला बोर्ड का भी बोला था, पीछे जो सरकार थी उसको भी बोला था, इस सरकार में भी हमने लेटर दिया कि एक स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें बीकानेर को भी स्थान दिया जाए, जिसमें क्योंकि बीकानेर की ज्वेलरी है जो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, इसलिए बीकानेर को भी स्थान दिया जाए, जिससे कि यहाँ का जो ज्वेलरी बाज़ार है वो सेव एंड सेफ हो जाए, दोनों चीज़ हो जाए, जिससे छोटे व्यापारियों को, छोटे कारीगरों को मदद मिल सके स्वर्ण कला बोर्ड से, कि सरकार से ये सहायता है कि वो जो चीज़ बनाता है उसको कहाँ एक्सपोर्ट करनी है, कैसे करनी है, डायरेक्ट वो वहाँ का लाभ ले सके। मीडिएट जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे स्वर्ण कला बोर्ड बनने से। हम ये सरकार के द्वारा दरख्वास्त करते हैं कि एक स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें बीकानेर की भी हिस्सेदारी रखी जाए। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं भी जिस तरह से आपने व्यापार के अंदर एक पुश्तैनी व्यापार को जिस तरह से आपने आगे बढ़ाया है, उसके तहत आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी आपने आगे बढ़े हैं, तो उसके लिए आप क्या संदेश रखेंगे? मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेहनत करे, लगन करे, कोशिश करे, कामयाबी उनके कदम चूमेगी चूमेगी, और ईमानदारी अपनी रख के और काम करें ज्वेलरी का, तो उनकी
जो इच्छाएं हैं, जो व्यापार को आगे बढ़ाने की एक क्षमताएं हैं, वो उनको हासिल होगी। ये मैं युवाओं से कह रहा हूँ कि विश्वास रखें, कोशिश करें, ईमानदारी रखें। जी, अपने अंदर विश्वास जगाए और ईमानदारी के साथ जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। यही हमारे सुनील जी सोनी का कहना है कि संघर्ष काल जो होता है वो हर व्यापार के अंदर आया है कोरोना काल के बाद में, और जिन परिस्थितियों से व्यापार अभी तक उभरा नहीं है उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सरकारों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि व्यापारी वर्ग ऐसा वर्ग है जो हमेशा सरकार के साथ रहता है और सरकार को बनाने में भी उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। वहीं सरकार को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग, चाहे वो टैक्स के रूप में हो चाहे डोनेशन के रूप में हो, वही सबसे ज़्यादा सहायता देता है। और हमें जब व्यापारी संकट में होता है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलना चाहिए कि हमारा व्यापार जब संकट में है तो सरकारें भी संकट में आते हुए समय नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी सोनी, आपका कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।